नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सवालों के साथ ड्यू के परीक्षा विभाग में, और हमारे साथ हैं यहाँ के OSD एग्ज़ाम प्रोफेसर अजय अरोड़ा, और उनसे जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं क्योंकि उनके एनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं हुए हैं, और एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट बताई जा रही है वो 6 अक्टूबर है। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। धन्यवाद मनमोहन जी। जैसे आपने पूछा कि एनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं हुए, क्योंकि इस बार जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो शायद 30 सितंबर है, और मुझे लगता है कि उस 30 सितंबर के आने वाले हफ्ते में 2 या 3 दिन में एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएंगे, और उसी हिसाब से हम अपनी जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की डेट है वो एक्सटेंड कर देंगे फॉर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, ताकि वो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकें। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के लिए पहली बार एनरोलमेंट नंबर की आवश्यकता होती है। वो शायद अगले हफ्ते में दिल्ली विश्वविद्यालय एकेडमिक ब्रांच और कंप्यूटर सेंटर दोनों मिलके ये काम देखते हैं, जो मुझे लगता है अगले हफ्ते में वो जनरेट कर पाएंगे। जिन बच्चों के सर ये स्पेशल स्पॉट राउंड 1, 2 और फाइनल में हुए हैं, हाँ तो जी। उनका यही कहना है कि सर जी वो कब फॉर्म भरेंगे? देखिए, अभी तो हमने जो लास्ट डेट रखी है वो 6 अक्टूबर रखी है। अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ गत वर्षों से हमारी डेट शीट और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म टाइम से पहले आ जाते हैं, क्योंकि हमारे को कई बार उन बच्चों से ये इनपुट मिलती है कि हम देर से डेट शीट देते हैं, तो हमें दिल्ली से बाहर जाने के लिए अपना जो दिल्ली से बाहर के बहुत ज़्यादा विद्यार्थी अब दिल्ली विश्वविद्यालय में आते हैं, उनको ट्रेन बुकिंग और आजकल तो प्लेन बुकिंग कराने में मुश्किल होती है, और शायद आजकल लोग ज़्यादा एयर फ्लाई करते हैं, तो टिकट भी बहुत महंगी हो जाती है। तो इसलिए हमने ये डेट शीट अनाउंस कर दी है, और जो कि प्राय वही रहती है जो टेंटेटिव हो। अगर कोई पेपर मिस हो गए हो तो उसको सिर्फ हम अपडेट करते हैं, और डेट जो है अभी 6 अक्टूबर है उसको हम आगे बढ़ा देंगे, और उसमें किसी भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को कोई फाइनेंशियल नुकसान भी नहीं होगा, कोई लेट फीस का प्रावधान नहीं होगा, तो वो फॉर्म भर सकेंगे। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी फर्स्ट ईयर के 2023 के बच्चे को जिनका एक और सर जो है वो बड़ा सवाल है, वो इंटर कॉलेज माइग्रेशन को लेकर है कि जो सेकेंड सेमेस्टर के बाद यानी सेकेंड ईयर में इंटर कॉलेज माइग्रेशन होता है, तो उसका क्या नियम है सर? देखिए, बहुत सिंपल सा नियम है। एक, आपको जो माइग्रेशन होता है वो सिर्फ सेकेंड ईयर में ही होता है। उसके लिए जो कंडीशन है, आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ गया होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलेज में। जिस कॉलेज में आप माइग्रेशन लेना चाहते हैं उसमें वो कोर्स होना चाहिए, और आप उसके प्रिंसिपल उनकी वेबसाइट को देख सकते हैं, जिनकी यहाँ वैकेंसी है वो एडवर्टाइज़ करते हैं, और वहाँ पे आप अप्लाई करिए, और प्रोवाइडेड आप का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ चुका है। तो सर ये जो माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है, ये मैनुअल होता है या ऑनलाइन ही अप्लाई करना है सर? नहीं, ये मैनुअल होता है, क्योंकि इसमें हर कॉलेज तो इन्वॉल्व नहीं होता। कुछ कॉलेजेस में सीट्स हैं, कुछ में नहीं है, कुछ माइग्रेशन ऑन प्रिंसिपल नहीं देते हैं, तो हर कॉलेज अपने हिसाब से जिस कोर्स में उनके पास सीट्स हैं उस सीट्स के हिसाब से वो एडवर्टाइज़ करता है, जो उनकी नॉर्मली वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं। और आपको हर कॉलेज की वेबसाइट जिसमें वो कोर्स है वहाँ देखना चाहिए। हर स्टूडेंट को जो माइग्रेशन चाहते हैं एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में। मतलब सर ये है कि जो कॉलेजेस हैं वो अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं? हाँ जी, ये देखिए, जिनके पास वैकेंसी होगी वही करेंगे। मान लीजिए उनके 10 कोर्स रन हो रहे हैं, 2 में वैकेंसी हैं, तो वो 2 एडवर्टाइज़ करते हैं। तो ये तो नीड बेस और वैकेंसी बेस सिस्टम है, ना कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो सर जैसे माइग्रेशन है, जैसे मान लिया कि रेगुलर कॉलेज से अगर कोई बच्चा चाहे तो एसओएल में जा सकता है, और एसओएल से रेगुलर में आ सकता है? आज के दिन में एसओएल से रेगुलर कॉलेज और रेगुलर कॉलेज से एसओएल दोनों में परमिसिबल है, क्योंकि दोनों में सेम स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स चल रहा है। पिछले साल से एसओएल में भी और दिल्ली विश्वविद्यालय के बाकी महाविद्यालयों में भी एनईपी लागू है, और सेम सिलेबस, सेम कोर्स और सेम क्वेश्चन पेपर उनके हैं। तो इसलिए अब माइग्रेशन
फ्रॉम SOL टू एनी रेगुलर कॉलेज और फ्रॉम रेगुलर कॉलेज टू SOL। मतलब दोनों परमिसिबल है, दोनों परमिसिबल मतलब है। 22% हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। और एक सर ये जैसे मान लिया कि जो करंट कॉलेज में होगा बच्चा, वहाँ फीस भर चुका होगा और फिर जहाँ जाएगा फिर वहाँ भी उसको फीस भरनी पड़ेगी। देखिए ऐसा होता है कि ये जो फीस है ये बड़ी सिस्टम वो जितनी आप, क्योंकि आपको पहले एक कॉलेज का स्टूडेंट बनना पड़ेगा, यानी कि आप सेकंड ईयर में माइग्रेशन होगा, आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मिल गया, आप पहले सेकंड ईयर के अपने स्टूडेंट बनेंगे और उसके बाद आप माइग्रेशन अप्लाई करेंगे, और जो फीस आप यूज़ नहीं होती है वो कॉलेज माइग्रेटेड स्टूडेंट को रिफ़ंड कर देता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकला है तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट बनेंगे तभी सेकंड ईयर के स्टूडेंट दूसरे कॉलेज के सेकंड ईयर स्टूडेंट में माइग्रेशन ले सकता है, कोर्स में माइग्रेशन लेता है। तो इसलिए आपको पहले अपने कॉलेज में फ़ीस देनी होगी, और जो फीस अनयूज़ होती है वो फीस जो है वो रिफ़ंड हो जाती है। और सर ये जो माइग्रेशन का जो क्राइटेरिया है, तो क्या इसमें सर जो है स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी जाती है, क्या बेस क्या होता है सर? देखिए ये हर कॉलेज का अपना होता है। मान लीजिए सिर्फ एकेडमिक कैलिबर की लगता है कि भाई हमें जिस बच्चे का 7 CGPA हो उसको देंगे, कुछ कॉलेज 6 में ले सकते हैं, कुछ कॉलेज ये भी कह सकता है कि किसी कॉलेज में एक बैडमिंटन का अच्छा प्लेयर है और हमें अपने कॉलेज में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बैडमिंटन खेल सके। क्रिकेट में हमें हो सकता है कि लेफ़्ट हैंड बॉलर चाहिए, दूसरे कॉलेज में बच्चा है वो आपके कॉलेज में आता है। तो सिर्फ एकेडमिक रिक्वायरमेंट हो ऐसा नहीं होती कि उसके क्या फर्स्ट ईयर में मार्क्स हैं। ये कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि उनको स्पोर्ट्स में टीम के लिए चाहिए, तो उसके बेसिस पे भी माइग्रेशन हो सकता है। लेकिन ये कॉलेज टू कॉलेज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलेज उसको वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे नोटिफाई करता है। मतलब ये है कि जो उनकी एलिजिबिलिटी है वो कॉलेज खुद डिसाइड करेगा हाँ जी, किस बेस पे लेना है। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें जो है वो ऐसा नहीं है कि दो कॉलेज हैं तो दोनों में सेम रिक्वायरमेंट हो। नहीं, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सबकी अलग अलग कोर्सेज हैं, किस कोर्स में कितनी वैकेंसीज हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें सर जैसे कोई स्टूडेंट है, मान लिया कि जो कोई ABCD कॉलेज का स्टूडेंट है, हाँ जी। तो वो मान लीजिए 4 कॉलेजेस में वैकेंसी है, हाँ जी। तो वो चारों में अप्लाई कर सकता है? नहीं, बिल्कुल चारों में अप्लाई कर सकता है, वो चारों में भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन एंड में तो उसको एक जगह ही अगर चारों ही उसको नो ऑब्जेक्शन देते हैं और उसके बाद में उसका अपना पेरेंट कॉलेज जहाँ से उसने फर्स्ट ईयर किया है वो जब NOC देता है तो उसकी मर्जी है। लेकिन उस वक्त उसको बताना पड़ता है अपने पेरेंट कॉलेज को कि मैं किस कॉलेज में यहाँ से माइग्रेट होके जाना चाहता हूँ। ये ओपन टिकट नहीं है कि मैं किसी भी ट्रेन में बैठ जाऊँगा। तो माइग्रेशन हमेशा एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में फिक्स होता है। तो जब आप अपना कॉलेज छोड़ेंगे तो जब वो आपको NOC देंगे और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनाएंगे, वो उस पर्टिकुलर कॉलेज के नाम होगा। उसके बाद में ये सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली विश्वविद्यालय को आती है और फिर उसके रिकॉर्ड एक कॉलेज से नए कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो करंट उसका कॉलेज है, हाँ जी, ठीक है, वो उस कॉलेज को देगा जहाँ वो जाना चाहता है। हाँ जी, तब जाके माइग्रेशन कंप्लीट होता है। हाँ जी। देखिए माइग्रेशन तो इट्स लाइक ए हैंडशेक, दोनों कॉलेजेस मानेंगे तभी आपका माइग्रेशन होगा। छोड़ने वाला भी, यानी कि जहाँ से आपने फर्स्ट ईयर किया है और जहाँ अब आप सेकंड ईयर में अपना कोर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं। डोनर और रिसीवर। हाँ जी, बिल्कुल। यानी जहाँ आप पढ़ रहे हैं उसकी सहमति और जहाँ हाँ जी, बिल्कुल जी, उसके बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरोड़ा, हमें समय देने के लिए और इतनी नमस्कार। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बच्चों को। नमस्कार।